वैल्यूएशन ऑफ गुडविल स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे। काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग लेते हैं। तो आज हम लोग पहले कर लेते हैं। कल शायद अपन ने 8 किया था ना, 9 रह रहा है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9, 3-4 दिन का ही चैप्टर और बच रहा है। फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बाद हम लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर लेंगे। अगेन रिक्वेस्ट लिखूंगा, नोटबुक प्रॉपर बनाते चलना, ज़्यादा वेट मत करना, बुक परचेज कर लें, प्रॉपरली स्टडी करते चले, थोड़ा थोड़ा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं करना है यार। लिस्ट अपन अपने पूरे दिन में 20-25 मिनट तो निकाल ही सकते हैं, वो भी कंज्यूम कर लो। होगा ये कि अपने को ना आगे बेनिफिट रहेगा कि जो ठीक है, जब भी अपने पास ओपन हुआ अपने पास टाइमिंग रहेगा कि हाँ हमारे पास एक बफर है कि हमारे ये टॉपिक तो हो रखा है, तो उसको रिवाइज ही करना रहेगा अपने को अच्छे से। फिर देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 9 एंड 15 दो क्वेश्चन करेंगे, दोनों लगभग सेम लॉजिक के क्वेश्चन है। मिस्टर अप्पू एक केमिस्ट की दुकान चलाता है। एक डिटेल है बेटा मिस्टर अप्पू का। 31 मार्च को उसकी नेट एसेट्स का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड होता है टेक्निकली, 20 लाख है। और रेंट ना, मिस्टर अप्पू रेंट चुकाता है इस दुकान का 20,000 रुपए ईयरली। और एक केमिस्ट रख रखा है उसने, सैलरी देता है उस केमिस्ट को 10,000 रुपए का मंथली, सॉरी ईयरली। उसके बाद मिस्टर अप्पू 1.5 लाख रुपए का लाभ कमाता है। इन सबको देने के बाद उसको जो ईयरली प्रॉफिट होता है ना बेटा, वो 1,50,000 का होता है। तो मिस्टर अप्पू की डिटेल दे रखी है। उसकी नेट एसेट से 20 लाख की, वो एक किराए की दुकान में दुकान चलाता है जिसका किराया 20,000 देता है। सैलरी एक केमिस्ट को चुकाता है 10,000 की, और उन सब के बाद वो प्रॉफिट कमाता है 1.5 लाख का। और हो क्या रहा है कि ये जो मिस्टर अप्पू है ना, इसका जो दुकान का मालिक है, जो ओनर है ना इस दुकान का, वो खुद मिस्टर अप्पू से कहता है कि आप दुकान खाली करो, इस दुकान को मैं चलाऊंगा। समझना बात को। तो जो उसका दुकान का मालिक है ना बेटा, वो खुद एक केमिस्ट है, और वो इस केमिस्ट की दुकान को खरीदने का इच्छुक है। केमिस्ट की दुकान तो उसकी खुद की है मालिक की, मगर वो अंदर जो मटेरियल है, उस दुकान का जो नाम है, वो सब वो लेना चाह रहे हैं। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर, सॉरी क्लोजिंग लिखा हुआ, अंतिम नियोजित पूंजी पर एनआरआर 8% है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपने को 8% लेना है। मिस्टर अप्पू अपने बिजनेस की गुडविल के भुगतान के लिए उससे दुकान के भवन के मालिक से कितनी राशि ले सकते हैं। तो मिस्टर अप्पू अपनी नाम जो कमाया है वो दे रहा है ना उसके मालिक को, तो उसके बदले में वो गुडविल लेगा। कितने रुपए की गुडविल है ये निकालना है। गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए दुकान का मूल्य बेटा मार्केट प्राइस 2 लाख मान सकते हैं, और उस पर डेप्रिसिएशन 5% माना जा सकता है। दुकान भवन के जो ओनर है ना, उसका केमिस्ट का ओनर रेम्यूनरेशन बेटा 15,000 माना जा सकता है। ये क्वेश्चन है बेटा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझते चलना है। क्वेश्चन में गुडविल निकालनी है। अब ये कौन से मेथड वगैरह कुछ कह नहीं रखा है, तो अपन ना सुपर प्रॉफिट का एनुअल एन्युटी कंसीडर करते हैं, टेक्निकली ये होता है। फिलहाल सुपर प्रॉफिट निकाल कर देखो, हमें क्या ना होगा कि सुपर प्रॉफिट चाहिएगा। अगर मैं सुपर प्रॉफिट देखूं, ध्यान से समझना था कि आपको 15 अच्छे से आए। मैं सबसे पहले बेटा कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी करता हूँ, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालते हैं। उसके लिए अलग अलग ईयर्स के प्रॉफिट लेते हैं, पर वो है नहीं अपने पास, तो सीधा ही उस साल का ही एवरेज प्रॉफिट है बेटा। एक उसका 1 साल का ही दे रखा है, तो वो एवरेज प्रॉफिट हम लोग कंसिडर कर लेंगे 1,50,000। इसमें फिर खर्चों का, इनकम का, इंटरेस्ट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और ओनर रेम्यूनरेशन का इम्पैक्ट आता है। अब समझना, मिस्टर अप्पू अब तक रेंट चुकाता था। ये तो प्रॉफिट जो था ना वो मिस्टर अप्पू का था। अब तो हमें फ्यूचर का प्रॉफिट निकालना है। फ्यूचर में ये दुकान मिस्टर अप्पू की ना होकर मालिक की हो जाएगी। जो दुकान का मालिक था वो इस दुकान को खरीद रहा है, तो खुद को तो कोई किराया नहीं देगा ना बेटा। जो रेंट मिस्टर अप्पू अब तक चुकाता था और 1.5 लाख रुपए का लाभ कमाता था, लेकिन अब जब ओनर खुद ही चलाने लग जाएगा तो रेंट किसी को देना नहीं पड़ेगा। तो रेंट बेटा अब फ्यूचर में होगा नहीं, तो इसको वापस से ऐड कर दोगे, रेंट नॉट इनकर्ड इन फ्यूचर। तो ये रेंट बेटा हमारे लिए अब फ्यूचर में होगा ही नहीं, तो ये ऐड कर देंगे। साथ ही में इसी तरीके से ना बेटा, ये जो सैलरी अप्पू देता था ना एक केमिस्ट को, ये भी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो मालिक दुकान लेगा ना, वो खुद एक केमिस्ट ही है। तो सैलरी अपने लिए नॉट इनकर्ड रहेगी, वो निकाल देगा उस केमिस्ट को, क्योंकि वो खुद संभाल लेगा।
इन फ्यूचर, ये खर्चा भी फ्यूचर में नहीं होगा, मगर एक खर्चा बढ़ जाएगा क्योंकि अब वो दुकान की जो वैल्यू है ना, 2 लाख रुपए की वो दुकान है, वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ जाएगी क्योंकि मैं मालिक हूँ, मैं मालिक ही था, मैं ये दुकान अब चलूंगा तो मेरी बिजनेस की ये दुकान कहलाएगी। इसका डेप्रिशिएशन बेटा मेरे लिए अब फ्यूचर में आएगा। अप्पू अभी तक इसका डेप्रिशिएशन नहीं दिखाता था क्योंकि अप्पू तो बेटा ना यहाँ पर किराएदार था, तो वो नहीं दिखाता था। किराएदार तो उसके भवन का डेप्रिशिएशन कैसे दिखाएगा ना बेटा, लेकिन अब मालिक तो दिखाएगा। डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग अब बेटा फ्यूचर में हमारे लिए लगेगा, तो फ्यूचर का प्रॉफिट इससे कम हो जाएगा, 2 लाख का 5%, 10,000। और एक ऑनर रेमुनरेशन बेटा आपको क्वेश्चन में दे रखा है, नीचे कह रखा है ना कि उसके मालिक का उचित पारिश्रमिक भवन के मालिक का 15,000 मान सकते हैं। ऑनर रेमुनरेशन हम लोग लेस कर दें, थोड़ा सा टेक्निकल है बेटा क्वेश्चन। भाई 1.5 लाख का प्रॉफिट अप्पू कमाता था, हमें तो फ्यूचर का चाहिए, तो फ्यूचर में अब रेंट नहीं लगेगा, सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, मगर फ्यूचर में डेप्रिशिएशन लगेगा और वो उसके मालिक का बेटा अपने को यहाँ पर ऑनर रेमुनरेशन बेटा कंसीडर करना पड़ेगा, तो ये आपका लेस हो जाएगा 160 145, ये आपका एफएमपी आ जाएगा, ये आपका एफएमपी। टैक्स वैक्स तो है नहीं, तो यही एफएमपी कहलाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे ना बेटा, ध्यान देना, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे। वैसे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं, पर एनआरआर क्वेश्चन में ना क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर दे रखी थी बेटा, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अंतिम विनियोजित पूंजी पर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर ये लिखा हुआ है, तो एनआरआर हम लोग क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर निकालेंगे। तो फिर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। वैसे कैपिटल एम्प्लॉयड अभी यहाँ नेट एसेट्स ही कहलाएंगे 20 लाख का, पर बेटा ये तो अप्पू की रह गई, अब दुकान वो खुद खरीद लेगा ना, तो हमारे लिए 20 लाख प्लस 2 लाख और यहाँ लेना पड़ेगा उस बिल्डिंग का वैल्यू, ये नेट एसेट्स हो जाएगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड ना बेटा यहाँ पर बिल्डिंग की वैल्यू भी अब ऐड हो जाएगी ना बेटा हमारे लिए इस बिजनेस के लिए, 20 लाख प्लस 2 लाख, 22 लाख। तो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड 22 लाख, एनआरआर बेटा 8% है, तो ये 1,76,000 आएगा, और ये आ गया तो हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एफएमपी बेटा हमारे लिए 1,45,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट बेटा मेरे लिए 1,76,000 है, तो बेटा ये माइनस का आएगा आपका 31,000। बेटा सुपर प्रॉफिट नहीं, सुपर प्रॉफिट की जगह लॉस आ रहा है, इसलिए अपन नीचे नोट लिखेंगे एक, क्योंकि यहाँ पर सुपर प्रॉफिट की जगह सुपर लॉस हो रहा है, इसलिए गुडविल नहीं निकाली जाएगी, गुडविल हमारे लिए नहीं निकलेगी, नो सुपर प्रॉफिट हैंस नो गुडविल, ये आपका आंसर होगा। तो समझ में आया तरीका अपन ने क्या करा। देखो एक तो रेंट नहीं लगेगा, सैलरी नहीं लगेगी, लेकिन डेप्रिशिएशन लगेगा और ओनर का रेम्यूनरेशन लगेगा, ये एफएमपी आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड पहले की नेट एसेट से कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 20 लाख दे रखी है, अब वो 2 लाख और जोड़ दो ना, बिल्डिंग भी तो हमारी बुक में आ जाएगी, इसलिए तो उसका डेप्रिशिएशन कंसीडर कर पा रहे हैं। उस पर एनआरआर की ना, तो वो डिफरेंशियल तो सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आ रहा है, इसलिए हमारे लिए गुडविल की कैलकुलेशन नहीं होगी। ये स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये तो स्क्रूटनी था वैसे, ये आपका एफएमपी छोटे लेवल का ही क्वेश्चन है, एक ही है ये आपका क्वेश्चन, तो नीचे लिख जाएगा नो सुपर प्रॉफिट हैंस नो गुडविल, सुपर प्रॉफिट नहीं है इसलिए गुडविल नहीं निकलेगी। एक और इसी तरह का क्वेश्चन है, तो लगे हाथ वो ले लेते हैं ताकि ये लॉजिक ध्यान रहेगा, अगर खरीदता है मालिक खुद ही, तो एक तो बेटा ना किराया नहीं लगता है लेकिन डेप्रिशिएशन लगता है, ये कंसीडर अपने को करना रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 इसी तरह का सेम क्वेश्चन है। देखो मिस्टर मोनू एक जनरल स्टोर चलाता है, अब अप्पू की जगह मोनू हो गया, और इसका जो लैंडलॉर्ड है ना वो 700 रुपए पर मंथ बेटा रेंट चुकाता है उसको, रेंट यहाँ पर अभी वो चुका रहा है 700 इंटू 12 8400, उसके बिजनेस को खरीदना चाहते हैं तो अब रेंट नहीं लगेगा,
इसके लिए गुडविल का वैल्यूएशन एफएमपी के 3 गुने के आधार पर करना है, एफएमपी पर ही करना है। उसके लिए लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट नहीं है 114, 120, 150। अब ना 4 पॉइंट है, अपने को एनालिसिस करने पर पता चला, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। 1 सितंबर को 13 को क्या करा था, अपन ने एक प्लांट खरीदा था जो 30,000 का था, और उसको हम लोगों ने आयगत व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। प्लांट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेने का, दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं बेटा, एक को कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं पीएनएल में, कैपिटल एक्सपेंडिचर आते हैं बैलेंस शीट में। प्लांट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है बेटा, पूंजीगत व्यय है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये ना अपने लिए पीएनएल में नहीं आना चाहिए था, बैलेंस शीट में आना चाहिए था, पर हमने क्या करा, देखो ये आना चाहिए था बैलेंस शीट में और हर साल का डेप्रिसिएशन पीएनएल में आता। हमसे गलती ये हो गई, अकाउंटिंग एरर है कि हमने ये सारा का सारा ही पीएनएल में लिख दिया, तो डेप्रिसिएशन हर साल नहीं आया फिर, क्योंकि ये तो खर्चा ही अपन ने सारे ही मान लिया। तो अब अपन इसको करेक्ट करेंगे और इस पर हर साल 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, ये अकाउंटिंग एरर है, ध्यान रखना। एक क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों ने 12,000 से ज्यादा लिख दिया था 2014 में, उस साल तो लेस कर देंगे, अगले साल ऐड कर देंगे, स्टॉक इफेक्ट 2 साल आते हैं। गुडविल का वैल्यूएशन है के लिए मोनू का ऑनर रेम्युनरेशन 24,000 मानना है, और मिस्टर मोनू को गुडविल कितनी दी जाएगी ये अपने को निकालना है, ये आपका क्वेश्चन है। चलो तो समझो, अच्छा पॉइंट है यहाँ। कैलकुलेशन ऑफ एफएम, 4 ईयर दे रखे बेटा, चार ईयर लेंगे। चार ईयर के चार एक लाइन का बना लो। पर्टिकुलर ईयर है 2013, 14, 16। प्रॉफिट हमारे पास है 1104, 120, 150। 1,04,000, 1,20,000, 1,50,000। यहाँ एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट का इफेक्ट आता है, वो तो नहीं है। एक अकाउंटिंग एरर का इफेक्ट हमारे लिए आएगा। कैसे लाओगे, 2013 में, सितंबर 13 में हमने एक प्लांट खरीदा और वो सारा का सारी उस साल के पीएनएल में लिख दिया, तो वो गलत है ना। वापस से ऐड करोगे, प्लांट wrongly डेबिटेड टू पीएनएल, पीएनएल में जबरदस्ती उसको डेबिट कर दिया होगा खर्चा मानकर, क्योंकि तो बैलेंस शीट में जाता है, और प्लांट था बेटा 3 लाख का, तो 2013 में ऐड कर दोगे 3 लाख, और अब 3 लाख 30,000 है, कितना है, 30,000 है बेटा, और इसमें से लेस कर दोगे। अब हर साल बेटा, हर ईयर के लिए डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट हमारे लिए लेस होगा। अब वो 4 साल तक डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कैसे काउंट होगा वो देखो, एक वर्किंग नोट बना रहा हूँ, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। 1 सितंबर 13 को अपन ने प्लांट खरीदा 30,000 पर, पहली बार इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 2013 में 31 दिसंबर 13 को। ईयर 13 लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ, मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर है, 13-14 लिखा होता है ना, तो अप्रैल से मार्च कहलाता है। तो बेटा ना यहाँ 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक का अगर आप डेप्रिसिएशन काउंट करोगे ना, तो ये 30,000 का क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन है आपको, 10% है, लेकिन ये तो पूरे ईयर का हो जाएगा। प्लांट हमने 1 सितंबर को ही खरीदा था ना बेटा, तो सिर्फ 4 महीने का ही डेप्रिसिएशन हमारे लिए लगेगा। तो ये 1,000 डेप्रिसिएशन हमारे लिए 2013 में लगेगा। तो 2013 में 1,000 का डेप्रिसिएशन। अब WDV मेथड है, दो मेथड होते हैं ना बेटा, एक तो एसएलएम होता तो हर साल 30,000 पर ही लगता। WDV मेथड है तो डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा, तो ये 14 के लिए WDV आ जाएगी 29,000।
अब डेप्रीशिएशन लगेगा 2014 में, पूरे साल का ही लगेगा। 30,000 पर नहीं, एसएलएम मेथड होता तो 30,000 पर, डब्ल्यूडीवी मेथड है बेटा तो 29,000 का 10%, 2900। तो अब डब्ल्यूडीवी बेटा इस साल बेटा 2900 का डेप्रीशिएशन, 26,100। अब इस पर डेप्रीशिएशन लगेगा 31 दिसंबर 15 को 26,100 का 10%, 2610 इस ईयर का 2610। अब डब्ल्यूडीवी बेटा हमारे लिए बच रहा है 23,490, डेप्रीशिएशन 31 दिसंबर 16 को 2349। अब वैसे डब्ल्यूडीवी देखने की जरूरत है नहीं क्योंकि 4 साल के लिए तो अपने को देखना था। 2349 बेटा हमारे लिए इस साल का डेप्रीशिएशन लगेगा, ये समझ में आना चाहिए। ये खर्चा पीएनएल में नहीं आना चाहिए ना, ये प्लांट बैलेंस शीट में आना चाहिए था, तो अपने लिख दिया था तो वापस 13 में ऐड कर दिया और हर साल फिर डब्ल्यूडीवी मेथड से इस पर डेप्रीशिएशन लगा दिया। फिर ये तो हुआ अकाउंटिंग एरर, फिर यही एक एरर और है स्टॉक बेटा। 14 में अपन ने ज्यादा लिख दिया था तो स्टॉक का 2 साल इफेक्ट आएगा ना, स्टॉक इफेक्ट, स्टॉक इफेक्ट 14 में ज्यादा लिख दिया था 2014 में, कितने से बेटा 12,000 से, तो 14 में तो लेस कर दोगे, 15 में ऐड कर देंगे। बस ये आप लोगों का टेबल पूरा हो गया। इनको एडलेस कर लो, तो ये अगर आप एडलेस करेंगे तो एडलेस करने पर हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। ये आपका एडजस्टेड प्रॉफिट, ये आएगा 1,29,000, 1,04,000 में से 14,900 लेस करोगे, फिर 120,2610 लेस होगा और 12,000 ऐड हो जाएगा। 1,50,000 में से 2,349 लेस करेंगे, ये आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। बस अब आप एवरेज प्रॉफिट बना लो, कोई घटते बढ़ते क्रम में तो है नहीं बेटा, तो सीधा एवरेज प्रॉफिट, वेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपन नंबर ऑफ ईयर, 1,29,000, 89100, 129,390, 147,651। नंबर ऑफ ईयर्स 4 है बेटा, 129,000, 89100, 129,390, 147,651। तो 495,141 डिवाइड बाई 4 कर दो, 12378, 5.25 आ रहा है तो 5 ही रहने दो, 0.25 तो इग्नोर कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राउंड ऑफ ले रहे हैं। अब इसमें दो इफेक्ट आते हैं, एक खर्चे का, दो खर्चों के, दो इनकम के, ऑनर रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। खर्चे देखो, एक तो रेंट नहीं लगेगा फ्यूचर में तो ऐड कर देंगे, रेंट नॉट इनकर्ड, पीछे करा था ना बेटा क्वेश्चन, इनकर्ड इन फ्यूचर, फ्यूचर में रेंट नहीं होगा। 700 रुपए पर मंथ जो अभी तक चुका देते अब नहीं चुकाना पड़ेगा ना, क्योंकि मालिक खुद ही इसको चला रहा है। ठीक है, एक बिल्डिंग पर डेप्रीशिएशन लगेगा
क्योंकि अब ये बिल्डिंग बेटा अब खुद की हो जाएगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखानी पड़ेगी। तो डेप्रीशिएशन इनकर्ड इन फ्यूचर। पर सबसे बड़ा मुद्दा पॉइंट ये है कि इस क्वेश्चन में ये नहीं कह रखा है कि आप लोगों के लिए बिल्डिंग थी कितने की। जिस बिल्डिंग को हम लोग अपनी बुक में ले रहे हैं, पीछे वाले क्वेश्चन में तो दे रखा था ना 2 लाख की बिल्डिंग की वैल्यू मानकर उस पर अपने 5% डेप्रिसिएशन देखा था। इस क्वेश्चन में नहीं कह रखा है कि वो बिल्डिंग ही कितनी की है जिस मालिक के लिए वो वैल्यू है जिस पर कि अपन डेप्रिसिएशन देखें। डेप्रिसिएशन तो लगना ही है फ्यूचर में। तो इस क्वेश्चन के लिए हम ना एक एजम्पशन मान रहे हैं, इट इज अज्यूम दैट डेप्रिसिएशन जो है वो इक्वल है शॉप रेंट के। क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू दे नहीं रखी तो अपन डेप्रिसिएशन निकालेंगे कैसे कि वो बिल्डिंग थी कितने की, वो दुकान कितने रुपए की है। जितना रेंट है ना बेटा उतना ही हम लोग एजम्पशन मान रहे हैं कि उतना ही हमारे लिए डेप्रिसिएशन है। और एक आपका लेस हो जाएगा ऑनर्स रेम्युनरेशन। क्वेश्चन में ऑनर रेम्युनरेशन आपको कह रखा है बेटा नीचे 24,000 लेना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वह समझने के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसकी। तो ये लेस कर दोगे, एफएमपी आ जाएगा। टैक्स की रेट तो है नहीं बेटा, तो यही एफएमपी आएगा। ये एडलेस करेंगे ना तो ये 99,785 आ जाएगा। बेटा इसी एफएमपी पर गुडविल निकालना है। नंबर ऑफ ईयर परचेज 99,785। क्वेश्चन में क्या रखा है, एफएमपी के 3 ईयर परचेज पर है शायद, 3 गुना पर है। वैसे तो 3 टाइम करना था, नंबर ऑफ ईयर परचेज भी नहीं, सिंपल सा 3 टाइम करना आपको एफएमपी का 3 गुना। तो इंटू 3 कर दो, 299,355 ये आपका आंसर। 299,355 ये आपका आंसर। वापस से समझ लो, देखो क्या है, ये प्रॉफिट थे 1 साल का। बेटा आपने 2013 में एक प्लांट खरीदा, गलती से पी&एल में लिख दिया तो वापस से ऐड कर दोगे क्योंकि बैलेंस शीट में जाना चाहिए था। और अब हर साल डेप्रिसिएशन इस पर डब्ल्यूडीवी मेथड से काउंट करोगे। ये आपके डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट डब्ल्यूडीवी मेथड से। इस साल 4 महीने का ही लगेगा ना बेटा, सितंबर में ही खरीदा, फिर लेस कर कर डब्ल्यूडीवी मेथड से निकाल लेंगे। स्टॉक 14 में ज्यादा लिख दिया था तो उस साल लेस कर देंगे, अगले साल ऐड कर देंगे। फिर एवरेज प्रॉफिट बना देंगे। रेंट अब फ्यूचर में नहीं लगेगा तो ऐड कर देंगे, मगर फ्यूचर में डेप्रिसिएशन लगेगा आप, क्योंकि आप खुद की बिल्डिंग में ही अब काम करोगे। और डेप्रिसिएशन बेटा रेट नहीं दे रखी, बिल्डिंग की वैल्यू भी नहीं है, तो जितने का रेंट है उतना ही डेप्रिसिएशन मान रहे हैं। और ऑनर रेम्युनरेशन क्वेश्चन में था, वो लेस कर देंगे तो एफएमपी हमारे लिए आ जाएगा और उस पर हम लोग ये गुडविल निकाल लेंगे। तो अच्छे क्वेश्चन थे बेटा, दोनों अपने साथ कंटेंट करें। ये दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन थे, ये स्क्रीनशॉट ले लो 1 बाय 1। ये हमारा कंप्लीट है। कल हम लोग कुछ न्यू पैटर्न करते हैं, कुछ ही क्वेश्चन और बच रहे हैं तो वो लेकर हम लोग फिनिश करते हैं। इन नोटबुक में कंप्लीट करना बेटा।